नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे राहु नायक है या खलनायक है, यानी आपके कुंडली में राहु का क्या असर है, आपके जन्म कुंडली में राहु किस घर में स्थित हैं, कैसा फल देंगे और जब दशा अंतर्दशा में आते हैं तो कैसा फल देंगे, गोचर में जिस घर में जाते हैं जन्म कुंडली के, वहाँ पर कैसा असर देंगे आपके लिए। इन सब को जानने के लिए पहले राहु को पहचानना होगा कि राहु कौन है। राहु का अपना स्वभाव जो है, वो उनका मकसद बस एक है, सफलता बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, कुछ भी तरीका, इनका एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। ये किसी रूल को नहीं मानते, किसी एग्रीमेंट को नहीं मानते। इनका कहना है कि आई मी माई सेल्फ, मुझे शॉर्टकट से भी और किसी भी तरीके से सडनली सक्सेस चाहिए और धन चाहिए। तो सक्सेस ये अपना हक छीन करके भी लेते हैं। तो जब भी आपके जन्म कुंडली में राहु आते हैं अच्छे जगहों पे, जिसकी हम चर्चा वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तो जब अच्छी जगह पे आते हैं, शुभ जगह पे आते हैं गोचर में, और जब दशा अंतर्दशा में आते हैं अनुकूल तरीके से, प्रतिकूल तरीके से नहीं, तो जिसका सिचुएशन हम लोग स्टडी करेंगे वीडियो में, तो आपको सडन सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस होते हैं आपकी बर्थ कुंडली के हिसाब से। और राहु को यहाँ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का फॉर्मूला सबका जल्दी सक्सेस पाना है, सफलता पाना, और वो भी जल्दी से। तो राहु आई मी माई सेल्फ, बहुत सेल्फिश है। उसको किसी नीति से, किसी वैल्यूज से, किसी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, किसी एग्रीमेंट से मतलब नहीं है। हर नियम को तोड़ करके भी वो सफलता प्राप्त करने में सक्षम है, और आपको किसी भी सक्सेस ऊंचाइयों तक ले जा सकता है सक्सेस में। तो नायक है या खलनायक, इसका निर्णय बाद में करेंगे। हर एक पॉइंट शुभ और अशुभ फल दोनों देते हैं। उस सिचुएशन को समझना जरूरी है। अशुभ फल में अगर देखें तो गुरु चंडाल योग, फॉर एग्जाम्पल, जब राहु गुरु एक साथ होते हैं तो बहुत बड़ी बदनामी लेकर के आते हैं। जब गोचर कुंडली में आपके राहु और गुरु एक ही राशि से यानी एक ही भाव में होते हैं, तो गुरु हैं पंडित, ब्राह्मण, पॉलिसी वाले, वैल्यूज वाले, और राहु है बगावती। तो राहु किसी नियम को नहीं मानते, और पंडित अपने गीता से, महाभारत से, पुराणों से, शास्त्रों से बंधा होता है, अपनी वैल्यूज से, प्रिंसिपल से बंधा होता है। और राहु बोलता है मैं किसी नियम को नहीं मानता, मैं तो बस अपने लिए काम करूंगा। तो वहां पे एक विवादस्त सिचुएशन बनती है, एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनती है, जैसे दो लोग ऑपोजिट नेचर के साथ बैठ जाएं, एक जो नियम मानता हो और एक जो सिर्फ सक्सेस को पहचानता हो। तो ऐसे में एक रिबेलियन और एक गवर्नर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, ऐसे मान लीजिए, उनके साथ जब मीटिंग होती है तो वहां पे एक बदनामी वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपस में जेल नहीं करते, टोटली डिफरेंट हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बदनामी लेकर के आते हैं जब जन्म कुंडली में आपके एक ही भाव में या एक ही राशि में स्थित हों। तो ये सिचुएशन राहु के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ ये खलनायक का रोल कर देते हैं, बदनामी का रोल कर देते हैं, यानी समाज से हट करके कोई काम आपसे करवाएंगे जिसमें जिससे आपको समाज में निंदा मिले, जिससे आपकी बदनामी हो। दूसरा है श्रापित युति, यानी शनि और राहु। अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु और शनि साथ में हैं तो ये श्रापित, ये अच्छी युति नहीं होती है, श्रापित युति मानी जाती है। या जन्म के राहु के ऊपर से 30 सालों में एक बार शनि का गोचर होता है, तो उस समय भी श्रापित युति बनती है। और श्रापित युति का मतलब होता है कि अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल्स आना, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां आना जिससे आप घिर जाएंगे। और वो कुछ महीने, जब ये गोचर होता है राहु के ऊपर से शनि का गोचर, या शनि के ऊपर से राहु का गोचर, या किसी के जन्म कुंडली में किसी भाव में शनि राहु हो, और खास करके अगर ये 8वें और 12वें में भाव में हो, तो ये सिचुएशंस बहुत एडवर्स हो सकती है आपके लिए। यहाँ राहु आपको एक पनिशमेंट जैसी सिचुएशन ला करके आपके सामने खड़ी कर देते हैं। फिर ग्रहण युति सूर्य के साथ, सूर्य रूलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसके साथ अगर राहु रिबेलियन आ जाए, बगावती आ जाए, सूर्य रॉयल है, राहु की अपनी कोई वैल्यू नहीं है,
सूर्य रॉयल्टी के साथ चलता है और राहु का क्या रूल है कि मेरा कोई रूल नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता, मास्टर को भी नहीं मानता। वहाँ ग्रहण युति बनती है और वहाँ पे भी सरकार से प्रॉब्लम आती है। यानी मान लीजिए किसी के 12वें घर में अगर 12th हाउस में यहाँ पे सूर्य है और राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से गुजरे, तो 18 सालों में एक बार ये होता है। और किसी के जन्म कुंडली में अगर 12वें घर में सूर्य है और राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो उस समय उसको गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से, सीनियर से, फादर्स पिता से, आरडब्ल्यूए से, कमिटी से, किसी भी मैनेजमेंट बॉडी से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से बड़ी प्रॉब्लम उस समय आती है जब राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से गुजरता है। और अगर ये 12वें घर का हुआ, छठे घर का हुआ, इवन 8वें घर का हुआ, तो ये आपस बहुत ज़्यादा इसका असर आता है, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो पहले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देख रहे हैं, कुछ हैं ऐसे जो मैंने लिस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ टोटल इसी बोर्ड पर है। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपको उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अंगारक युति, मंगल और राहु। मंगल एक कैटलिस्ट है, यानी एक्शन है, फोर्स है, और राहु के बिहेवियर को वो और बढ़ावा दे देता है। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ है और राहु के रिबेलियन एटीट्यूड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंगारक युति, अंगारक योग, अंगारक युति बन जाती है। तो यहाँ पे जो एक्शन होता है वो रिबेलियन वाला एक्शन होता है। यही हालत होती है जब मान लीजिए मंगल के ऊपर किसी भी घर में, जरूरी नहीं है कि 12वें घर में, मैंने 12वें घर का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे हो, चाहे 8वें घर में हो, चाहे छठे घर में हो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिक एग्जाम्पल्स मतलब यहाँ पे कई गुना ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट्स यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स दिया कि अंगारक युति, अगर मंगल, जब नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, मेलेफिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 6, 8, 12 इन जनरल इन घरों को देखते हैं, तो वहां के एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका जो एक्शन फोर्स होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अंगारक युति जब मंगल के ऊपर से राहु या राहु के ऊपर से मंगल की युति होती है, या दशा अंतर्दशा में मंगल में राहु या राहु में मंगल आते हैं, या आपके जन्म कुंडली में किसी भी एक घर में राहु मंगल साथ में बैठे हों, तो ये सिचुएशन बन जाती है। फिर है जड़त्व योग, यानी बुध और राहु यहाँ भ्रष्ट भाषा का प्रयोग करता है। यानी जो लैंग्वेज होती है, बुध क्या है, एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स है, स्पीच है। तो एनीथिंग विच इज मूविंग, कुछ भी चीज जो चलित है, चलता है ना, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवेज है, बस सर्विसेज है, सब कुछ। तो राहु यहाँ पे स्पीच जो है, आपके स्पीच को करप्ट कर देता है, यानी आपके रिप्रेजेंटेशन का में जो भाषा का प्रयोग होता है उसको बहुत खराब कर देता है। इसको बोलते हैं जड़त्व योग। तो युति ऐसे फिर पिशाच युति बनती है जो चंद्रमा राहु, यहाँ पे चंद्रमा राहु जिसके जन्म कुंडली में एक भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को अकेले एक रूम में नहीं बैठना चाहिए बहुत देर तक। चंद्रमा माइंड है और राहु राक्षस है। तो नेगेटिव इल फोर्सेस यानी स्पिरिट्स ऐसे लोगों को हॉन्ट करते हैं। ऐसे लोगों के पास कनेक्शन होता है, ये दूसरे दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। और नेगेटिव फोर्स, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है, तो नेगेटिव फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को अकेले रूम में नहीं रहना चाहिए, और हो सके तो ये लोग नियमित तौर पे वीक में एक दिन मंदिर जा करके, या जिस धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन है तो चर्च जा करके, मुस्लिम है तो दरगाह या मस्जिद जा करके, तो अपने अपने ऐसे पावरफुल प्लेसेस पे जा करके इस योग को घटित करना चाहिए। शनिवार के दिन खास करके, मंडे या सैटरडे, मून है तो सोमवार और राहु शनिवार, ये ज़रूरी होता है कि वहाँ जा कर के काफ़ी देर वहाँ बैठें और समय स्पेंड करें। स्पेंड मतलब समय बर्बाद नहीं करना है, स्पेंड का मतलब है ध्यान लगाएँ, मेडिटेशन करें। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स है। काल सर्प दोष, देखिए राहु से काल सर्प दोष बनता है। जहाँ राहु की चर्चा है वहाँ केतु की भी चर्चा बस होनी अनिवार्य है, क्योंकि राहु केतु सर और धड़ है। समुद्र मंथन के टाइम पे, उस टाइम पे राहु और केतु बने, क्योंकि विष्णु ने सबको ये पौराणिक कथा पता होगी बहुत लोगों को जो वीडियो देखते हैं, कि उस समय सूर्य और चंद्र ने इनको पहचान लिया था और
विष्णु ने इनको जब सुदर्शन चक्र चलाया तो सर और धड़ अलग हो गया, उनका नाम पड़ा राहु केतु। तो केतु का वहां वर्णन होगा काल सर्प दोष, यानी राहु केतु जो 180 डिग्रीज एक्सिस पे रहते हैं, 180 डिग्री के एक्सिस पे रहते हैं, सीधे लाइन का एक कोना राहु है नॉर्थ नोड, तो साउथ नोड केतु हैं लाइन के। तो नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बीच में अगर सारे ग्रह हों, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, यानी केतु राहु इधर है तो इधर हो चाहे इधर हो, किसी भी डायरेक्शन में एक तरफ हो 180 डिग्रीज में, इस साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो काल सर्प दोष होता है। और ये 12 तरह का काल सर्प दोष होता है। और रेमेडीज पर हम आएंगे तो क्या रेमेडीज होते हैं उसके वो भी देखते हैं। राहु के खास करके गंडमूल दोष, जन्म के समय पे देखिए ज्योतिष का ये रोल अभी समाज में रह गया, वो ये रह गया है कि हम बड़े-बड़े इवेंट्स जब लाइफ में होते हैं सिर्फ ज्योतिष को तब रेफर करते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो कुंडली बनवाते हैं, भविष्य कैसा रहेगा या नाम क्या रखा जाए, फिर शादी के टाइम पे मैच मेकिंग करते हैं, बस बड़े-बड़े इवेंट्स के टाइम पे। लेकिन गंडमूल दोष वो होता है जिस बच्चे का जन्म किसी गंडमूल यानी ऐसे नक्षत्रों में होता है जैसे अश्विनी और रेवती, रेवती अश्विनी नक्षत्र के बीच में, यहाँ केतु का नक्षत्र है तो अश्विन, उसी तरह से अश्लेषा और मघा, तो मघा केतु के नक्षत्र हैं, राहु और केतु सर और धड़ है, तो गंडमूल दोष बन जाता है। और ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र, ये वृश्चिक और धनु राशि, तो ये गंडमूल क्या है, वाटर साइन और फायर साइन, और तीनों ही तीन गंडांत पड़ते हैं कुंडली में, और तीनों ही गंडांत में केतु के नक्षत्र कॉमन है। तो जहाँ राहु की चर्चा है वहाँ केतु की चर्चा होनी लाजमी है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं 27 दिन तक, वो एक अलग चैप्टर है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि राहु केतु का रोल कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस हैं जब ये नेगेटिव रोल्स हैं, जो बोर्ड पे अभी तक मैंने बोला। फिर राहु काल दिन में करीब करीब 1.5 घंटे का, ये साउथ इंडिया में प्रचलन इसकी बहुत ज़्यादा है राहु काल की। जब 1.5 घंटा मैं उन लोगों को जानता हूँ जो उस 1.5 घंटे में कोई काम, इंपॉर्टेंट काम खास करके, कोई डिसीजन लेने वाला काम नहीं करते हैं। राहु काल डेली 1.5 घंटे होता है। राहु अगर 12वें घर में हो, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ राहु आपके लिए नेगेटिव और कैसे हो सकता है। अगर 12वें घर में है राहु और सप्तमेश यानी सप्तम घर का स्वामी मान लीजिए शुक्र है, मेष राशि है और शुक्र है, मैं एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, ये मेष है और ये शुक्र है, शुक्र यहाँ पर है, और राहु गोचर में यहाँ पर आते हैं। तो इस वक्त पे जब राहु का गोचर यहाँ पे होगा, उस वक्त पे ये बहुत गिरी हरकत, बेडरूम से रिलेटेड, ये जातक जिसकी भी कुंडली होगी वो बेडरूम से रिलेटेड बहुत गिरी हरकत करेगा। यानी किसी थर्ड ग्रेड आदमी के साथ या औरत के साथ वो रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल कर सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राहु हैं और जन्म कुंडली में ही शुक्र और राहु बैठे हैं, ऐसे में शादी इस जातक से नहीं करनी चाहिए। वैसे देखिए कुंडली में अगर अच्छे पर भी आएंगे, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। राहु की विंशोत्तरी दशा, देखिए ऐसा है 18 साल की विंशोत्तरी दशा है राहु की। दशाएं बहुत सारी है लेकिन विंशोत्तरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, मैं भी पर्सनली उसी को मानता हूँ और फॉलो करता हूँ। तो राहु की 18 साल की महादशा होती है। राहु के नक्षत्र हैं आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो आर्द्रा नक्षत्र जो है ये अपने आप में रुद्र के रूप हैं, यानी शिव का गुस्से वाला रूप, आंधी तूफान, स्टॉर्म। आप अपनी कुंडली में मिला के देखिए, जब भी आर्द्रा नक्षत्र से किसी ग्रह का गोचर होता है, सूर्य जैसे ग्रह का, या राहु के नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र, खास करके आर्द्रा की एग्जाम्पल अभी दे रहा था, तो जब आर्द्रा नक्षत्र से किसी ग्रह का गोचर होता है तो वहां पे लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। अगर बड़े ग्रह हैं तो और अनस्टेबल हो जाती है। छोटे ग्रहों में, छोटा ग्रह से मतलब है जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य है 1 महीने में राशि बदलते हैं। जब भी सूर्य जैसे जाएंगे करीब 10 अगस्त से 20 अगस्त तक जाते हैं सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में,
तो उस समय मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट सीनियर, पिता, इन लोगों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, या सूर्य आपके सी राशि जिस घर में है, उस घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अगर कुंभ राशि है और 7वें घर का स्वामी सूर्य है, तो आपके स्पाउस से यानी पति या पत्नी से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आद्र नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं स्वाति नक्षत्र वाले। और शतभिषा नक्षत्र, देखिए शतभिषा नक्षत्र में हीलिंग पावर्स बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स होती है। कहते हैं शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन अगर बीमार पड़ते हैं, तो उनको 100 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। राहु के ये सारे पॉइंट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको समझना ज़रूरी है। जो अच्छे पॉइंट्स हैं राहु के, नायक या खलनायक ये टॉपिक है। अगर लग्न में राहु किसी के होते हैं, अगर मुझसे पूछें, तो मैं पर्सनली ऐसे इंसान से डील करना नहीं चाहूँगा, यानी बहुत रिलायबल तो ये बिल्कुल नहीं होते। ये आई, मी, माई सेल्फ, सेल्फ, बस सेल्फिशनेस ना, इनसे भरे होते हैं। सक्सेस इनको भरपूर मिलता है, क्योंकि राहु सांसारिक ग्रह है, ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड एक्लिप्टिक का मून के। बट यहाँ पे ग्रह की सिचुएशन ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। तो राहु सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। तो अपने सक्सेस के लिए आपको किसी भी हद तक धोखा दे सकता है ऐसा इंसान। तो राहु जिनके लग्न में होता है, मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करता। राहु जिनके चौथे घर में होता है, उनका दिल साफ नहीं होता। राहु लग्न में अगर होता है, तो ऐसा इंसान अपने लिए सांसारिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल होता है, करियर में ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल होता है। बट उनके साथ अगर आपको डील करना पड़े, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको कोई बिजनेस या जॉब इनके साथ करना पड़े, क्योंकि आपके लिए ये लोग बहुत कुछ नहीं करेंगे। बट हीरो फॉर सेल्फ है। जो राहु लग्न में हुआ, अगर ये रिलेशनशिप में, क्योंकि इनकी आंखें देखेंगे तो जैसे सांप की आंखें होती है, 1 सेकंड में आपको हिप्नोटाइज कर देता है, उसी तरह से ये लोग आपको हिप्नोटाइज कर देंगे। माया, छल, इल्यूजन का मास्टर है राहु, उस पर भी हम आएंगे। तो ऐसे लोग आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, इससे बचना बहुत जरूरी है। राहु इन 10th हाउस, सक्सेस इन करियर। कहावत है, राहु जिसके 10 में यानी 10वें स्थान में, दुनिया उसके बस में। 100% ट्रू नहीं है, बहुत कुछ और कॉम्बिनेशंस कुंडली में रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ राहु को देखा जाए, तो राहु 10th में, यानी अपने करियर सक्सेस के लिए वो किसी हद तक भी जाएगा, साम दाम दंड भेद को अपनाएगा, बॉस को प्लीज करेगा, व्यापार में है तो कुछ भी करके मार्केट में नाम कमाएगा। और उस 18 महीने में 1.5 साल का गोचर होता है एक राशि में, एक घर में। तो जब 10वें स्थान पे राहु होता है, तो उस समय बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है करियर और प्रोफेशनल लाइन में। सेकंड हाउस में अगर राहु रहता है, ये एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, सेकंड हाउस में धन स्थान पे, तो कैश फ्लो जो है वहां पे रहता है, सॉरी हाउस ऑफ इनकम में। सेकंड हाउस में अगर रहता है, तो काला धन, यानी आपको कैश फ्लो आना निश्चित है, और आने का रास्ता का कोई नियम नहीं है, वो आपको कहीं से भी ला करके दे देगा। चाहे किस कोई अपना बैग छोड़ जाए और गलती से आप एक्सचेंज में वो बैग ले आए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बस, कि आप एयरपोर्ट पे गए हैं, किसी और का बैग लेकर के आ गए और वो कैश भरा है, या कोई आप बिजनेस कर रहे हो उसमें सडनली आपको कैश फ्लो आ जाए, 2 नंबर का काला धन दे सकता है। तो सडननेस के साथ ग्रोथ, सक्सेस राहु यहाँ पे देते हैं। 11th हाउस में सक्सेस एट ऑल कॉस्ट फाइनेंशियली, जैसे सेकंड हाउस में, वैसे 11th हाउस में वेल्थ बहुत स्ट्रांग देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने दोस्तों पे, क्योंकि 11वें भाव का में कारक वहाँ पे 11वें भाव से हम दोस्तों को भी देखते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को अपने दोस्तों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उनके दोस्त बहुत वेल प्लेस्ड होते हैं। 11th हाउस में राहु होगा, तो उनके फ्रेंड सर्कल बहुत इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल होगा, आप मिला लीजिए। अगर तीसरे घर में राहु होगा किसी के, तो उसके सिबलिंग्स, भाई-बहन, पड़ोसी बहुत वेल टू डू होंगे, वेल प्लेस्ड होंगे। जैसे गुरु के केस में, गुरु जिस घर में रहते हैं, उस घर को ब्लेस कर देते हैं। यानी अगर सपोज़ आपके 4th हाउस में है, तो आपके माता का खानदान बहुत ऊँचा होगा, गुरु का।
तो राहु भी वैसे ही तीसरे घर में सिबलिंग्स को बहुत स्ट्रांग बना देंगे, लग्न में हैं तो आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। वैसे घर पर भी आते हैं, राहु इन 4th हाउस अब्रॉड, यानी घर से दूर करना। पुराना लैंग्वेज था ये, ओल्ड लैंग्वेज। न्यू वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन ऐसे होता है कि घर से दूर का मतलब फॉरेन कंट्री। कहते हैं, एक बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर ने लाइन लिखा था कि राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। दिस इज फ्रॉम अ लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया। सो राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। राहु लग्न से गोचर कर रहा हो, किसी के 12th में हो, 4th हाउस का राहु अपने आप में, 9th हाउस में राहु, उस पे आएंगे 9th हाउस पे, लेकिन 4th हाउस की बात यहाँ कर रहा हूँ। तो अब्रॉड ले जा सकते हैं, राहु इन 12th हाउस अब्रॉड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा सा 12th हाउस में राहु के लिए केयरफुल होने वाली बात ये हो जाती है कि अगर जन्म कुंडली में राहु 12th हाउस में है, मान लीजिए लग्नेश भी है वहां पे, तो और लग्नेश मान लीजिए सूर्य हुआ, सिंह राशि है, तो इसका एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ यहाँ पे चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सिंह राशि है और यहाँ पे सूर्य है, राहु है, फॉरेन कंट्री से रिलेशन है पूरा पूरा, फॉरेन कंट्री इमिग्रेशन सेटलमेंट सब हो सकता है आपका। बट एट द सेम टाइम शनि का गोचर जब 30 सालों में इस भाव में जाएगा, तो यहाँ आपको जेल यात्रा तक कराने की सक्षमता रखता है, क्योंकि शनि दंड नायक है, राहु वहां पे पाप का घड़ा भर चुका है। राहु अपनी दशा में आपको फाइनेंशियली रिच कर देता है, सक्सेसफुल कर देता है, लेकिन स्पिरिचुअली करप्ट कर देता है। आपका घड़ा स्पिरिचुअली यानी पुण्य से लगभग खाली सा हो जाता है। वही बृहस्पति की दशा सक्सेस भी देता है आपको, और स्पिरिचुअली यानी पॉलिसी के साथ, नीति के साथ आप चलते हैं और पुण्य का घड़ा भी भरता रहता है। लेकिन राहु के दशा में कहते हैं आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं 18 सालों में। तो शनि का गोचर 12th हाउस में सूर्य के ऊपर जब जाएगा, तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, राहु यहाँ रिबेलियन, तो किसी मैनेजमेंट या कंट्री के मैनेजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई केस हो सकता है कि आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, सपोज आप जर्नलिस्ट हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा हो, तो उस टाइम पे जब शनि राहु के ऊपर से ट्रांजिट करने वाले हैं, उस आर्टिकल के चलते, जो आर्टिकल आपने बहुत पहले लिखा होगा, सडनली इवेंट्स डेवलपमेंट के कारण हाईलाइटेड हो जाएंगे और उस टाइम पे जेल तक की नौबत आ जाएगी, या दशा भी उसको सपोर्ट कर रही हो तो जेल भी हो जाएगा। तो यहाँ नायक और खलनायक दोनों का रोल है राहु का। राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। मित्र में देखिए, वैसे राहु किसी का मित्र नहीं है, लेकिन बुक्स के हिसाब से शनि बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला शनि और राहु यहाँ पे श्रापित युति बनाते हैं। ये आप देख लीजिए कि शनि के ऊपर से राहु का गोचर या राहु के ऊपर से शनि का गोचर बिल्कुल अशुभ होता है। कुछ महीनों से ही पहले से, जब ये एग्जैक्ट डिग्री पे आते हैं उसके पहले ही कुछ महीनों से एडवर्सिटी यानी आपके ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। शुक्र और राहु, देखिए ये शुक्र और राहु एक बड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे चंद्रमा और शुक्र आकर्षण योग बनाता है, वैसे राहु और शुक्र गलत रास्ते से आकर्षण योग बनाता है। तो यहाँ पे इनका तरीका, यानी आप एक्स्ट्रा मैरिटल, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल का रिलेशंस बनाने में राहु एक्सपर्ट है। लिव इन रिलेशंस बनाने में राहु जिसके 12th हाउस में रहेगा या इवन 8th हाउस में रहेगा, तो ऐसे लोग लिव इन रिलेशंस में रहते हैं, यानी किसी समाज के रूल को नहीं मानता राहु, वहां पे उसकी अपनी डेफिनेशन है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस शुक्र के साथ यहाँ पे एक आकर्षण बनाता है, जो कि सिस्टम से हट करके होता है, जो एक्सेप्टेड नहीं होता है समाज में, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता है, जो रूल तोड़ करके होता है। बुध के साथ आपकी एक्सप्रेशंस को खराब कर देता है। बुध के साथ यहाँ जड़त्व योग मैंने बताया है, तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत खराब हो जाएंगे। सेकेंड हाउस में बुध और राहु है, तो ऐसे लोगों से बहुत लिमिटेड बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, और शनि कैसे पिशाच दोष बनाता है वो भी हमने देखा, शनि राहु की युति। सम में मित्र शनि शुक्र और बुध ऐसे बुक्स में लिखे हैं, बट शनि राहु किसी का मित्र नहीं है। सम
गुरु, गुरु न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसलिए है कि एक्चुअली गुरु के सामने, विष्णु के सामने, कृष्ण के सामने राहु की ज़्यादा क्या चलती नहीं। अमर ज़रूर है लेकिन राहु की चलती नहीं है। राहु अपने आप को बिहेव करता है धनु राशि में और मीन राशि। वहाँ पे उसकी बिहेवियर थोड़ी सिविलाइज़्ड हो जाती है क्योंकि उसकी बदमाशी वहाँ चलती नहीं। और गुरु की जब दृष्टि राहु पे पड़ती है तो बदमाशी कमी में आ जाती है। लेकिन गुरु चंडाल वाला असर शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि राहु और गुरु एक साथ हों। जब गुरु की दृष्टि एस्पेक्ट 5, 7, 9 की राहु पे पड़ती है, किसी भी तरह से 5वें से, 7वें से या 9वें से, तो वहाँ पे गुरु चंडाल का असर आ जाता है। चाहे वो 30% हो, 50% हो। बेशक गुरु और राहु एक हाउस में कंजंक्ट हो, एक साथ हों, तो 100% होता है। लेकिन जब दृष्टि पड़ती है तब भी गुरु चंडाल यानी बदनामी वाली सिचुएशन उस भाव, जिस भाव पे पड़ रहा है, जिस भाव में राहु है, वहाँ पे बदनामी की सिचुएशन बन जाती है। यानी मान लीजिए किसी के पंचम स्थान पे यहाँ पे राहु का गोचर हो रहा है या जन्म का राहु है और गुरु का गोचर यहाँ हो रहा है, तो या जन्म का है, तो यहाँ से 9वीं दृष्टि राहु पे पड़ेगी। तो ऐसे में बच्चे से संबंधित, लव अफेयर से रिलेटेड संबंधित, लिव इन रिलेशन, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनसे उनका एक अपवाद से हट करके यानी समाज से हट करके, सपोज 2 कास्ट के लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं जब जुपिटर की दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी। तो या तो संतान से रिलेटेड, बच्चे हैं आपके, मैरिड है, तो संतान से रिलेटेड बदनामी आएगी कि वो फेल हो गया या वो ऐसा हो गया, उसने ये बदमाशी कर दी। तो इस तरह के सिचुएशंस बनते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल ये शत्रु हैं इसके पक्के। चंद्र और सूर्य और चंद्र इसलिए कि इन्होंने पहचाना था अमृत पीते वक्त, समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत निकला, तो सूर्य और चंद्र, सूर्य वैसे भी मास्टर है, सारे रूल सूर्य से ही बनते हैं और गुरु से। और राहु का अपना स्वभाव है कि मैं किसी रूल को नहीं मानता, मुझे बस किसी भी कॉस्ट पे सक्सेस चाहिए। चंद्रमा वैसे ही, क्योंकि ये मेंटल सिचुएशन राहु को अट्रैक्ट करता है और राहु के इल फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। यानी इल फोर्सेस से मेरा मतलब है स्पिरिट्स, भूत पिशाच, इन क्रूड लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स, भूत पिशाच। मंगल उसको मल्टीप्लाई कर देता है राहु के फोर्स को, और मंगल इसका दुश्मन है। नक्षत्र हमने बात कर ली, स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। नग में गोमेद, लेकिन गोमेद अगेन मूडी स्टोन है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि किसी ने बताया और आप 20-20 साल से, 10-10 साल से गोमेद पहने हुए हैं। रूबी है, गोमेद है, कैटसाई है, केतु के लिए लहसुनिया जिसको बोलते हैं। ये सब मूडी स्टोन है, एक टाइम पीरियड के लिए पहना जाता है, जिस टाइम में वो प्रिस्क्राइब्ड हो। देव यानी राक्षस है। देव क्या है? राहु, यानी योनि कौन सी है? राक्षस योनि है, पिशाच योनि है। राहु देखिए छल छलावा, छल से माया में मास्टर है। माया है, भौतिक सुख है। भौतिक सुख यानी सांसारिक सुख दिलाने में नंबर 1 राहु है। और उसमें अगर लग्न में आ जाए, आपके 10th में आ जाए, अच्छे घरों में आ जाए, गोचर में राहु 3, 6, 10, 11, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, ऐसे किताबों में है। किताबों में 3, 6, 11 दिया हुआ है। 10वें भाव को भी ऐड कर दीजिए और 9th हाउस में भी किस्मत आपकी धर्म के तरीके से नहीं, हिटलर की कुंडली में राहु 9th हाउस में था। मैं आपको नहीं बोल रहा कि जिनके 9th हाउस में राहु है वो हिटलर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी रूल बनाते हैं, अपनी रूल से अपनी किस्मत को बनाते हैं, अगर 9th हाउस में नवम स्थान पे राहु है तो। तो राहु अगर नवम भाव में है तो किस्मत को चमका देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा इंसान पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करेगा, 100% वैल्यूज़ के साथ चलेगा, ट्रस्ट के साथ चलेगा, वो कभी भी पलटी मार सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो दुनिया में जो भी पाप होता है उसका कारक है राहु। चोरी, काला धन, दूसरा धर्म, यानी आप जिस भी धर्म के हैं उससे हट करके जो चीज़ हो, जैसे आगे आते हैं, समाज से हट के कौन है? ये वो लोग हैं जैसे शमशान में
जो शमशान में ही काम करते हैं, वो एक अपवाद, उनकी रोज़ी-रोटी एक अपवाद है। वो सबसे निंदित बोलें या सबसे डेंजरस बोलें या ऐसा काम जो कोई करना नहीं चाहता है, वैसे काम को करते हैं। तो कई लोग सिद्धि के लिए भी करते हैं यहाँ पे, वो लोग राहु से घमंड होते हैं क्योंकि शमशान समाज से हट करके है। सफलता स्वार्थी, नंबर 1 है राहु, लालची, धन, गुप्त, हर सीक्रेट चीज़, राहु को आप जल्दी डायग्नोस नहीं कर सकते। यानी छठे भाव में अगर राहु है, तो ऐसी बीमारी होगा जिसका जल्दी पता नहीं चलेगा। डायग्नोसिस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है राहु को। धोखा, देखिए घूस, 2 नंबर का पैसा अब्रॉड, घूस, 2 नंबर का पैसा अब्रॉड, इन सब के बारे में मैंने बात कर लिया। राहु दादा खानदान की तरफ से, राहु जहाँ स्थित है, दादा खानदान से मतलब है आपके ग्रैंडफ़ादर। तो राहु जहाँ स्थित है, मान लीजिए वहाँ पे आप देखें कि एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किस राशि में है, किस भाव में है और आपने उस भाव को स्टडी करके उस भाव के जल तत्व, अग्नि तत्व या उस भाव के आस-पास कहीं गुरु बैठे हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि दादा के घर के पास कोई मंदिर था या नहीं था। या चंद्रमा है आस-पास, तो वहाँ से कोई तालाब, जल का स्रोत, नदी होगी या ऐसे नक्षत्र जो नदी को रूल करती है, जैसे ज्येष्ठ नक्षत्र या मीन राशि जो समुद्र को। तो इन चीज़ों का अंदाज़ा अगर दादा को लोकेट करना है, उनके घर को लोकेट करना है, तो राहु की स्टडी होती है। केतु से मैटरनल साइड की, और दादा का खानदान कलयुग का राजा बोलते हैं, हीरो है सफलता का। बुरी लत यानी शराब, नशा, गुटखा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सब कुछ राहु रूल करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये राहु रूल करता है। तो आजकल के समाज में जब सक्सेस सबको चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए, जल्दी चाहिए और सफलता एश्योर्ड वे में चाहिए, वैल्यूज़ की ज़्यादा कोई मतलब रह नहीं गया है, तो ऐसे में राहु का रोल पूरी तरह हो जाता है और राहु बहुत सडनली सक्सेस ला सकता है। तो राहु यहाँ पे सफलता का हीरो इसलिए मैंने लिखा है। दिशा में ये नैऋत्य दिशा, देखिए वेस्ट और साउथ का जो एक बिल्कुल सेंटर है, यानी वेस्ट इधर है लेफ्ट साइड, साउथ नीचे है और बीच की जो रेखा है यहाँ पे 45 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री। यानी वेस्ट और साउथ के बीच की जो दशा है, वो नैऋत्य दिशा बोलते हैं, वो राहु की दिशा है। यहाँ पे भारी वस्तुशास्त्र में, यहाँ पे वास्तुशास्त्र में, यहाँ पे भारी वस्तुओं को रखा जाता है, स्टोर वगैरह बनाया जाता है। फ्रंट डोर आप उस तरफ है, तो अलक्ष्मी मानी जाती है, फ्रंट डोर उस तरफ नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में। और अगर फिर भी अगर ऐसा नहीं है आपके घर के कंस्ट्रक्शन में, तो कोई भारी वस्तु आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं या पंचमुखी हनुमान रख सकते हैं या विष्णु, कृष्ण की मूर्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, सो दैट राहु का रोल वहाँ पे नेगेटिविटी राहु की कम हो। तो विष्णु सहस्त्रनाम राहु का एक बहुत पावरफुल उपाय है। उपाय पे आते हैं। काल सर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे उपाय होता है। मंत्र जाप राहु का, ओम राम राहुवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम स राहुवे नमः, ये है जो 18,000 बार जाप किया जाता है। 18 साल की महादशा होती है राहु की। और विष्णु सहस्त्रनाम ये यूट्यूब पे लगा करके आप रोज सुन सकते हैं, ऑफिस आते जाते वक्त, काम पे आते जाते वक्त ध्यान से। तो इससे बहुत अच्छा असर आता है और राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय में से एक ये है। नशा के वस्तुओं को दान देना, ये ज़रा अपवाद में आ जाता है, लेकिन जब अपवाद ग्रही अपवाद हो, तो उसका उपाय का तरीका भी अपवाद आ जाता है, यानी एक्सेप्शनल हो जाता है। एक्सेप्शनल क्या है कि शराब दान दें, कॉफ़ी दान दें, चाय पत्ती दान दें, ग्रेड 4 एम्प्लॉइज़ को, यूनियन लीडर्स को, ऐसे लोगों को। और शिव आराधना, नवनाग स्तुति 18,000 बार, नाग पंचमी, श्रावण नक्षत्र, शुक्ल पक्ष
श्रावण नक्षत्र का जो शुक्ल पक्ष पड़ता है 5वीं तिथि को नागपंचमी पड़ती है, उस दिन का व्रत रखना और नाग स्तुति करना। मोरपंख, मोरपंख अगर घर में रखेंगे, वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो राहु के इल इफेक्ट्स, क्योंकि राहु मोर, आप खुद रिलेट कर रहे हैं, तो राहु मोरपंख को रखना घर में और ऑफिस में राहु के इल इफेक्ट्स को, मेलेफिक इफेक्ट्स को कम करता है। और सांप का जोड़ा बहते पानी में बहाया जाता है, ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाया जाता है, नीलकंठ महादेव शिवलिंग पे, और बहते पानी में भी उसको गंगा जल में बहा सकते हैं। जोड़ा पानी में आपको डालना है। तो ये कुछ राहु के उपाय हैं। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे, 12 वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें पहले घर से लेके 12वें घर तक राहु का अलग-अलग घरों में किस पर क्या असर डालता है, कैसा स्वभाव है, क्या असर डालेगा आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जब है तो, और गोचर में है तो आप पर उस वक्त उस 18 महीनों में कैसा प्रभाव रहेगा, राहु आपके लिए क्या लेके आएगा, आपसे क्या छीनेगा, आपको क्या देगा, उसकी वीडियोस मैं 12 वीडियोस बनाऊंगा। उसको आप देखें तो राहु की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी के साथ बनेगी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।